टू ऑल स्टूडेंट, जो हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा को लेकर के आए हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फाइलम है। राइट, का नाम है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई भी फाइलम हम पढ़ेंगे, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, प्रीवियस फाइलम में बताया था, कोई भी फाइलम अपन लोग डिस्कस करेंगे उस फाइलम में, राइट, उस फाइलम के जनरल फीचर्स हमको पता होने चाहिए। क्यों जनरल फीचर्स क्यों पढ़े जाते हैं? ठीक है, जनरल फीचर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको ये आइडिया हो जाए, राइट, हमको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा एनिमल किस प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करता है, और लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर हम क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, राइट। जैसे मान लो प्रोटोजोआ का अलग ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है, पोरीफेरा का अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर है, सिरेंट्रेट्स का अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना, प्लेटिहेल्मिन्थेस का या टिनोफोरा का अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का अलग है, निमेटोडिया स्केल्मेंथिस का अलग है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर खोजे गए हैं, उन ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है अलग अलग फाइलम में। तो एक फाइलम हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया उसको, भी ऑर्गेनिज्म सारे पढ़ लिए फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत। आज हम लोगों का ये नया फाइलम स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा, और इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फटाफट हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए फाइलम पोरीफेरा, और इस फाइलम पोरीफेरा में भी पहली जो हेडिंग हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी जनरल कैरेक्टर। लेकिन उससे पहले हम लोग इस फाइलम पोरीफेरा के बारे में कुछ खास बात समझ लेते हैं। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा में कुछ खास बात ये आपको याद रखना है कि पोरीफेरा फाइलम को थोड़ा सा लिख लें। पोरीफेरा को मेटाजोआ से निकालकर, पोरीफेरा को मेटाजोआ से अलग पैराजोआ में रखा गया है। तो आप याद रखिएगा कि जो फाइलम पोरीफेरा के सदस्य हैं, ये इस फाइलम पोरीफेरा को मेटाजोआ में नहीं रखा गया, बल्कि इसको एक अलग ही फॉर्म में रख दिया गया, पैराजोआ में रख दिया। आप पैराजोआ कहने का मतलब क्या होता है? तो पैराजोआ कहने का मतलब होता है, लिख लीजिए, पोरीफेरा की अपनी खुद की कुछ पेक्यूलर फीचर होती है, पेक्यूलर फीचर होती है, इसलिए इसे पैराजोआ कहते हैं। पेक्यूलर फीचर होती है इसलिए इसे पैराजोआ कहते हैं। मींस हम कह सकते हैं पैराजोआ, पैरा मीनिंग यहां पर लिया गया है पोर से, और जोआ मतलब एनिमल, यानी कि पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म यहां पर जितने भी रखे गए उनके बॉडी के ऊपर पोर्स पाए जा रहे हैं, छिद्र पाए जा रहे हैं, और जो पोर है वो ऑस्टिया और ऑस्कुलम के रूप में पाया जाता है। राइट, इसीलिए इनको पैराजोआ में रखा गया है। मेटाजोआ कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर बॉडी में किसी प्रकार के पोर्स नहीं पाए जाएंगे, राइट, और बॉडी जो होगी एक ट्रूली फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन पैराजोआ में क्या होगा, बॉडी तो पाई जा रही है लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है उसमें बहुत सारा पोर्स पाया जा रहा है, इसीलिए इसको पैराजोआ में रखा गया। तो पोरीफेरा का एक स्पेसिफिक फीचर है, क्या है, कि इसमें पिक्यूलर फीचर पाया जाता है, पिक्यूलर कैरेक्टर पाया जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर पोर्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको पैराजोआ कहते हैं। राइट, कुछ खास बात और यहां पर स्टार बना करके लिख लीजिए। पोरीफेरा के स्टडी को यहां पर हम लोग बेटा डिटेल में डिस्कस कर रहे हो, डिटेल में हम लोग काफी चीजों यहां पर लेकर के चलेंगे, और ये जो जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखेंगे, अगर आप पढ़ लें मन से और ध्यान से, तो आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं या आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपका डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा, और आप मन से पढ़ेंगे तो आप उसको डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। तो पोरीफेरा के स्टडी को
पैराजूलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, पैराजूलॉजी कहते हैं, राइट। एक और पॉइंट लिख लीजिए स्टार बना करके, ये कुछ खास बातें हैं फाइलम पोरीफेरा की। पोरीफेरा का मतलब, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म मतलब छिद्र युक्त जीव जिनमें छिद्र पाए जा रहे हैं, उसका इसका मीनिंग होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो एक्चुअल मीनिंग है वो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, छिद्र युक्त पाए जाने वाले जीव। ध्यान से एक और स्टार बना करके पॉइंट लिख लें, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ग्रांट एक वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट ग्रांट ने इसे या रॉबर्ट ग्रांट ने इस फाइलम को दिया, यानी फाइलम पोरीफेरा को दिया। रॉबर्ट ग्रांट ने इस फाइलम को प्रपोज किया, इस फाइलम को प्रपोज किया, राइट। तो कुछ खास बातें जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब यहां पर जो हमको स्पेशली पढ़ना है वो पढ़ना है जनरल फीचर यानी जनरल कैरेक्टर। तो हेडिंग डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो इसके जो सामान्य लक्षण हैं फाइलम पोरीफेरा के, संघ पोरीफेरा के, वो क्या क्या है उसके बारे में हमको समझना है। और आपको मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी फाइलम अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे या कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके जनरल फीचर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उस ऑर्गेनिज्म के या उस फाइलम के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे या उस ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो पाएगा। तो जनरल कैरेक्टर जिसके कंप्लीट होते हैं, राइट, जनरल फीचर्स जिस फाइलम के कंप्लीट होते हैं, उस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म रखा गया है, राइट, उस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म रखा गया है उसके आधे कैरेक्टर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट लिखें, फाइलम पोरीफेरा में, फाइलम पोरीफेरा में पाए जाने वाले ऑल मेंबर्स एक्वाटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं। ऑल मेंबर्स एक्वाटिक होते हैं जिसमें अत्यधिक सदस्य यानी मोस्टली मेंबर्स, जिसमें अत्यधिक सदस्य मैराइन वाटर यानी समुद्री जल, मैराइन वाटर, व कुछ सदस्य फ्रेश वाटर में, कुछ सदस्य फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो आपसे यहां पर एक एग्जाम्पल के बतौर पर यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि भैया ये बताइए कि फ्रेश वाटर पोरीफेरा कौन सा है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला कौन सा ऐसा पोरीफेरा है। तो आप याद रखेंगे स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला पोरीफेरा है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए यहां पर, यह ऑल मेंबर्स, यह सदस्य यानी इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाया जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, यह सदस्य सेसाइल, सेसाइल कहने का मतलब होता है स्थानबद्ध, यानी कि एक स्थान पर ही ये पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर इनके अंदर जब मोबिलिटी नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, तो इनको एनिमल में क्यों रखा गया। अरे भाई ये सेसाइल होते हैं लेकिन इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज पाई जा रही हैं वो एनिमल के जैसी पाई जा रही हैं, राइट, इसीलिए इसको एनिमल में रखा गया है, राइट। तो यह सभी सदस्य सेसाइल कॉमा सोलिटरी मतलब एकल, अकेले रहने वाले, ठीक है, व कॉलोनियल निवही, कॉलोनी बना करके भी पाए जाते हैं, कॉलोनियल दैट मीन्स निवही होते हैं। इस बात को याद रखना, यानी कि इस फाइलम में जितने भी सदस्य पाए जा रहे हैं वो सभी सेसाइल हो सकते हैं, और ये सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। दूसरी बात ये सोलिटरी होते हैं, एकल होते हैं, अकेले रहेंगे, या हम कहेंगे कि ये कॉलोनियल होते हैं, निवही होते हैं,
दैट मीन्स ये कॉलोनी बना करके भी पाए जाते हैं या एक स्थान पर रहते हैं। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसका जनरल फीचर, इन सदस्यों में इन सदस्यों में इन सदस्यों में सिमिट्री यानी कि सममिति, इन सदस्यों में सिमिट्री एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब किसी भी प्रकार की सममित का नहीं पाया जाना। सिमिट्री कहने का मतलब क्या होता है? सिमिट्री कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप किसी प्लेन से अगर कट करते हैं तो उनके जो हाफ सेक्शंस होते हैं वो हाफ सेक्शन एक दूसरे के मिरर इमेजेस को शो करें, उसको सममिति कहते हैं। अब सममिति कई प्रकार की होती है, आगे मैं सिमिट्री के ऊपर एक अलग से ही लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको काफी बेनिफिट होगा, या मैं आगे जनरल फीचर्स में कहीं ना कहीं पर उसको समझा दूंगा कि सिमिट्री क्या होती है एक्चुअल में, राइट। तो सिमिट्री सममिति की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एसिमेट्रिकल होती है, लेकिन खास बात क्या है, एक अपवाद है, इन सदस्यों में सिमिट्री असममित प्रकार की, असिमेट्रिकल टाइप की होती है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यही एक्सेप्शन आपको याद रखना है, लेकिन अपवाद स्वरूप ल्यूकोसोलिनिया में, एक पोरीफेरा है ल्यूकोसोलिनिया, आपको याद रखना है इस बात को, लेकिन अपवाद स्वरूप ल्यूकोसोलिनिया में रेडियल सिमिट्री, ओके, ल्यूकोसोलिनिया में रेडियल सिमिट्री दैट मींस अरीय सममिति पाई जाती है। रेडियल सिमिट्री क्या होती बेटा? पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, यह सदस्य प्रिमिटिव मतलब आधे प्रकार के, कॉमा मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सदस्य कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में सेलुलर ग्रेड लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर ग्रेड लेवल का बॉडी, दैट मींस यहां पर सेलुलर, दैट मींस सेल से ही ये मिलकर के बना है, सेल टिश्यू नहीं बनाता है। टिश्यू लेवल कहने का मतलब होता है सेल हाईली कंडेंस होगी और वो टिश्यू के फॉर्म में दिखाई देगी, लेकिन नहीं, यहां पर जितने ऑर्गेनिज्म है यहां पर जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो लूजली है। दैट मींस जो सेल्स का अरेंजमेंट पाया जा रहा है वो दूर दूर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको सेलुलर ग्रेड लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। क्योंकि यहां पर लिख लो, क्योंकि cells are found in loose mass and they don't form tissues। मीन्स यहां पर जो सेल्स पाई जा रही है वो लूज मास के रूप में पाई जा रही है, और ये जो लूज मास है इसे हम टिश्यू नहीं कहेंगे, इस बात को याद रखना। ये टिश्यू नहीं है बल्कि सेल का ही यहां पर ग्रोथ हुआ है। सेल कई बार डिवाइड करी, ग्रोथ करी है, लेकिन सेल्स यहां पर लूजली क्या है? अरेंज है, लूजली अरेंज्ड है, जिस कारण ये मास के रूप में तो दिखाई देता है, बट दे आर नॉट या दे डोंट फॉर्म टिश्यू, ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं, राइट। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, इन सदस्यों में जर्म लेयर, इन सदस्यों में जर्म लेयर मुख्य रूप से दो पाई जाती हैं, मेनली टू फॉर्म में पाई जाती हैं, मुख्यतः दो फॉर्म में पाई जाती हैं, जिस कारण इन्हें
डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जिस कारण इन्हें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिन्हें, ये बात याद रखना, जिन्हें पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पिनेकोडर्म, जिसमें पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है। पिनेकोडर्म ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। व कोएनोडर्म, कोएनोडर्म ये इनर सेल या इनर मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कोइनोसाइट सेल्स, कोइनोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स, इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं, कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। आप लिख लीजिए कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कोइनोसाइट, पिनेकोडर्म, जिन्हें पिनेकोडर्म व कोइनोडर्म कहते हैं, कहते हैं, तथा इन बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे जो है ना बुकों में ये बात नहीं लिखी होती, और लिखी होती तो हम समझ नहीं पाते एक्चुअल में होता क्या है। तो इन दोनों लेयर के बीच में, देखिए यहां पर कोई लेयर नहीं पाई जा रही, लेकिन खास बात क्या है, इन दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिनस, एक जिलेटिनस मटेरियल्स, एक जिलेटिनस मटेरियल मीजेनकाइम, ये लेयर नहीं है बेटा, एक जिलेटिनस मटेरियल यहां पर अरेंज है, इसको मीजेनकाइम कहते हैं। जिलेटिनस मटेरियल मीजेनकाइम पाया जाता है, मीजेनकाइम पाया जाता है, जिसमें, जिसमें अमीबोसाइट सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जो मेनली, जो मुख्यतः मेनली, जो मेनली नहीं या मुख्यतः नहीं बल्कि कई टाइप की हो सकती है ना, तो ऐसे लिख लो, जो मेनी टाइप्स की, जो कई प्रकार की, मेनी टाइप्स की होती हैं, जो मेनी टाइप्स की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल आर्कियोसाइट सेल्स, आपको पता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा जब यहां पर हम लोग पोरीफेरा का एक सदस्य पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर जो सेल्स पाई जाएंगी वो होगी कौन सी? आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट सेल्स, कॉमा स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, कॉमा थीजोसाइट सेल्स, थीजोसाइट सेल्स, कॉमा क्रोमोसाइट्स सेल्स आदि। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। देखिए यहां पर खास बात आपको याद रखनी है कि 6 पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बताया इन सदस्यों में जर्म लेयर मुख्यतः दो रूप में पाई जाती है, दो प्रकार की पाई जाती है, जिसको हम लोग पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म कहते हैं। यानी कि यहां पर जो दो डर्म पाई जा रही है वो कौन कौन सी? वो पिनेकोडर्म है और कोइनोडर्म है, जिस कारण इन ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि दो लेयर यहां पर जर्म लेयर, दो जर्म लेयर पाई जा रही है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर 3 लेयर पाई जाती तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब दो जर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म भी कह सकते हैं। तो यहां पर आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ये पिनेकोडर्म के रूप में है, जिसको एक्टोडर्म भी कहा जा सकता है, राइट? इस बात को याद रखना, इसको हम लोग एक्टोडर्म कह सकते हैं, इसको हम लोग एंडोडर्म कह सकते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म के रूप में क्या है? पिनेकोडर्म, जिसमें पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है, जो कि आपको याद रखना है। पिनेकोडर्म एक आउटर मेम्ब्रेन होती है,
राइट, जिसको एक्टोडर्म भी कहा जाता है, और इसमें पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। और कोइनोडर्म की बात करें तो कोइनोडर्म इनर मेम्ब्रेन कहलाती है या एंडोडर्म कहलाती है, जिसमें कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। राइट, अब खास बात क्या है कि इन दोनों जर्म लेयर्स के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल मीजेनकाइम लेयर, एक जिलेटिनस मटेरियल मीजेनकाइम पाया जाता है, जिसको लेयर भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में लेयर नहीं होती है। ये स्पेशली डिप्लोब्लास्टिक फॉर्म में ही पाया जाता है। जर्म लेयर दो ही है, दो ही जर्म लेयर पाई जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच में जिलेटिनस मटेरियल अरेंज हो जाता है जो लेयर के रूप में दिखाई देता है, बट ये लेयर नहीं होती है। मीजेनकाइम पाया जाता है जिसमें अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। और जो अमीबोसाइट सेल्स होती है कई प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि अमीबोसाइट सेल्स में आर्कियोसाइट सेल्स यहां पर पाया जाएगा, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स पाया जाएगा, थीजोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, क्रोमोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी सेल्स यहां पर पाई जा सकती हैं। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 7 पॉइंट हमारा रहेगा। ये काफी बड़ा पॉइंट है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा दोबारा से। लिखें, कोइनोसाइट सेल्स, कोइनोसाइट सेल्स या इसको हम लोग कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, कॉलर सेल्स में स्पॉन्जोसील कैविटी, कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स में मत लिखिएगा, कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स कॉमा स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी कहने का मतलब होता है कि स्पॉन्जेस, देखिए यहां पर फाइलम पोरीफेरा में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं ना, इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। तो स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जेस में जो कैविटी पाई जा रही है इसको स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं, या इसको हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी को। तो कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स स्पॉन्जोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी को कवर्ड यानी घेरे रहती है, कवर्ड रखती है। राइट, कवर्ड रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सदस्यों में, इन सदस्यों में कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम जिसको नाल तंत्र कहते हैं, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, पाया जाता है, जो न्यूट्रिशन कॉमा रेस्पिरेशन व एक्सक्रीशन में, जो न्यूट्रिशन कॉमा रेस्पिरेशन कॉमा न्यूट्रिशन या एक्सक्रीशन में सहायता करता है। तो इनमें जो कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उस कैनाल सिस्टम को हम लोग यहां पर आगे डिस्कस भी करेंगे। राइट, देखेंगे कैनाल सिस्टम किस तरीके से यहां पर अरेंज है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कैनाल सिस्टम इसी से रिलेटेड है, इनमें कैनाल सिस्टम अलग अलग प्रकार का होता है, इनमें कैनाल सिस्टम अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्कॉन टाइप कॉमा ल्यूकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप व रेगॉन टाइप, एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप व रेगॉन टाइप, जो कि इसकी बॉडी में, जो कि इसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाता है, जो कि इसकी बॉडी में किसको बनाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाता है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों की बॉडी पर, इन सदस्यों की बॉडी पर बहुत सारे पोर्स, मेनी पोर्स पाए जाते हैं, या बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें, जिन्हें ऑस्टिया,
जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, जिनसे जिनसे वाटर स्पॉन्जोसील जिनसे वाटर स्पॉन्जोसील कैविटी में इंटर करता है, जिनसे वाटर स्पॉन्जोसील कैविटी में इंटर करता है, वह एक ऑस्कुलम पोर के द्वारा यह वाटर एक ऑस्कुलम पोर के द्वारा यह वाटर वापस बाहर की ओर निकल जाता है। वापस बाहर की ओर क्या होता है बेटा, निकल जाता है। तो इनकी अगर बॉडी को हम लोग देखें तो स्पॉन्जेस की बॉडी कुछ इस तरीके से यहां पर हमको दिखाई देगी, लाइक दिस। हम बना देते हैं डायग्राम कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये एक बड़ा सा पोर पाया जाता है जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। और इस ऑस्कुलम के ठीक नीचे अगर आप इसके बॉडी के ऊपर देखें तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे मेनी पोर्स स्मॉल स्मॉल टाइप के पाए जा रहे हैं। और ये जो पोर्स हैं बेटा, इन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। और इस ऑस्टिया के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर है वो इसके बॉडी के अंदर इंटर करता है, ऑस्टिया। तो बॉडी के बाहर जो वाटर पाया जा रहा है, ये वाटर यहां से इंटर करेगा ऑस्टिया के द्वारा, और ऑस्कुलम के द्वारा ये वाटर क्या होगा, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो ऑस्टिया से बॉडी के अंदर वाटर आता है और कैनाल सिस्टम से होते हुए पूरा पैरागैस्ट्रिक कैविटी में जाएगा, स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा। स्पॉन्जोसिल कैविटी से वाटर को ऊपर की ओर ऑस्कुलम की तरफ भेजा जाता है और ऑस्कुलम से वाटर बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। इन सदस्यों में अलग से कोई भी डाइजेस्टिव कैविटी या माउथ नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव कैविटी या माउथ नहीं पाया जाता है, इसी के अंदर ही डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में। अगला पॉइंट लिख लो। इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य, इस फाइलम में पाए जाने वाले मेंबर सदस्य अलग अलग शेप के, आकार के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर एक खास बात देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपका क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये वाश शेप होता है। वाश शेप कहने का मतलब गुलदस्ते नुमा, गुलदस्ते नुमा होता है, राइट, वाश शेप। और ये कलश नुमा भी होता है, अर्न शेप। अर्न शेप मतलब कलश के आकार का, या कलश नुमा हम कह सकते हैं, कलश नुमा होता है, ठीक है। ये खास बात आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिख लें। इन सदस्यों की बॉडी पर, इन मेंबर्स की बॉडी पर स्केलेटन, इन सदस्यों की बॉडी पर स्केलेटन मतलब कंकाल, कंटिकाओं के रूप में, दैट मीन्स स्पिक्यूल्स के रूप में, स्पिक्यूल्स के रूप में। और जो स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे बेटा वो कैलकेरियस या सिलिशियस स्पिक्यूल्स होगा, कैलकेरियस या हम कह सकते हैं सिलिशियस। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, सिलिशियस का मतलब सिलिका का बना हुआ। तो सिलिशियस, कैलकेरियस या सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। स्केलेटन स्पिक्यूल के रूप में या स्पॉन्जिन फाइबर,
या स्पॉन्जिन फाइबर के रूप में पाया जाता है, या स्पॉन्जिन फाइबर के रूप में पाया जाता है। स्पॉन्जिन फाइबर के रूप में क्या होता है बेटा, पाया जाता है। ध्यान से एक और पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा 14, इसमें लिखे हैं स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। स्पिक्यूल्स का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहां से बन सकता है। स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स यानी कि अमीबोसाइट सेल्स हम इसको कह सकते हैं। ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है ये मीजेनकाइम में पाया जा रहा है, और ये मीजेनकाइम में जहां पाया जाता है वहां पर अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। तो यहां पर एक और टाइम लिख लीजिएगा, अमीबोसाइट सेल्स, कंफ्यूजन नहीं पालना है। अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है, अमीबोसाइट सेल्स यानी स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, यानी कि जो स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है स्पेशली वो किससे हो रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल से होता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल से होता है। तथा इसी के आगे लिख लें, तथा स्पॉन्जिन स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन, स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स, ये भी एक प्रकार की अमीबोसाइट सेल है, अमीबोसाइट सेल्स है ये भी एक प्रकार की, ठीक है, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से होता है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो फाइलम पोरीफेरा में सदस्य पाए जा रहे हैं इनमें जो स्पिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है स्केलेटन के रूप में, वो स्पिक्यूल का फॉर्मेशन जो यहां पर पाया जा रहा है वो स्क्लेरोब्लास्ट सेल से पाया जा रहा है। इनका फॉर्मेशन स्क्लेरोब्लास्ट सेल से होता है। लेकिन जो स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से होता है। और स्क्लेरोब्लास्ट सेल और स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल ये एक प्रकार की अमीबोसाइट सेल है, अमीबोसाइट सेल है जो कि मीजेनकाइम, दैट मींस पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जो मीजेनकाइम पाया जा रहा है वहां पर ये एक जिलेटिनस मटेरियल है, उसमें ये सेल्स पाई जा रही हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। अच्छा, एक खास बात आपको यहां पर याद रखनी है, जो नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास, जब इसकी क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। क्लास डेमोस्पोंजिया में स्केलेटन एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बात आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें स्केलेटन एब्सेंट होता है, तो आप कहेंगे सर डेमोस्पोंजिया। तो डेमोस्पोंजिया जो क्लास है इसके अंदर स्पोरीफेरा क्लास, स्पोरीफेरा में जो क्लास दी गई फाइलम पोरीफेरा में, इस क्लास के अंदर जो सदस्य रखे गए उनके अंदर स्केलेटन नहीं पाया जाता है, राइट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में, इन सदस्यों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है। इस बात को याद रखना, इन सदस्यों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, राइट, इंटरनल होता है। अगला पॉइंट लिख लें, अगला पॉइंट लिख लें, यह ऑल सदस्य या सभी सदस्य या ऑल मेंबर्स या सदस्य हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट दैट मींस उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अर्थात इनमें, अर्थात अर्थात इनमें सेक्स ऑर्गन एक ही सदस्य में पाए जाते हैं, अर्थात इनमें सेक्स ऑर्गन एक ही सदस्य में पाए जाते हैं। दैट मींस सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। हम कह सकते हैं सेक्सेस आर नॉट
सेपरेटेड, अलग अलग सेक्सेस यहाँ पर नहीं पाए जा रहे हैं, यानी कि जो मेल फीमेल सदस्य हैं वो अलग अलग नहीं पाए जा रहे हैं, एक में ही आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। सदस्य जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट टाइप का होता है, राइट। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए। काफी पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, इसका याद रखिएगा। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट यहां पर बनेगा, गैमीट फॉर्मेशन दैट मींस स्पर्म कह सकते हैं एंड एग, ये गैमीट्स हैं, गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, यानी कि गैमीट फॉर्म यहां पर होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, याद रखिएगा। इन सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा, बडिंग व फ्रेगमेंटेशन, बडिंग व फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बडिंग व फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए फटाफट, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इन सदस्यों के अंदर, इन सदस्यों के अंदर लाइक स्पेशली अगर हम बात करें तो स्पॉन्जिला की बात करेंगे। स्पॉन्जिला में, इन सदस्यों के अंदर दैट मीन्स स्पॉन्जिला में अंदर इंटरनल, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल बड का भी फॉर्मेशन होता है, और ये इंटरनल बड कहां बनती है? स्पॉन्जिला में बनती है, इस बात को याद रखना। इस इंटरनल बड का भी फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसे जिसे गैम्यूल, जिसे गैम्यूल कहते हैं, जिसे गैम्यूल कहते हैं, जिसमें, ये खास बात है, जिसमें टोटीपोटेंट सेल्स, जिसमें टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स जिसे हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स आर्कियोसाइट्स पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे सर ये जो टोटीपोटेंट सेल्स है इसका क्या मतलब होता है? तो टोटीपोटेंट सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं, यह ऐसी सेल्स होती हैं, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सब बताऊंगा मैं। यह ऐसी सेल्स होती हैं जो जो स्पॉन्जेस में, लाइक वो कोई भी स्पॉन्जेस हो, जो स्पॉन्जेस में किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं, किसी भी प्रकार की सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स को हम लोग आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं, और जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं ये बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की, चाहे वो कोई भी सेल हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेल हो, अमीबोसाइट सेल हो या पिनेकोडर्म की सेल्स हो या कोइनोडर्म्स की सेल्स हो, सबको ये क्या कर सकती है? बना सकती है। और ये स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्जेस है जिसके अंदर इंटरनल बड के रूप में ये पाया जाता है, और इसे हम लोग स्पेशली क्या कहते हैं? गैम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैम्यूल्स कहते हैं। और ये गैम्यूल्स भरी होती हैं यहाँ पर, गैम्यूल्स के अंदर, इस गैम्यूल्स के अंदर आर्कियोसाइट सेल्स भरी होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल बताओ समझें, तो मान लेते हैं एक स्पॉन्जिला है, इस स्पॉन्जिला के बॉडी के अंदर ये गैम्यूल पाया जा रहा है, राइट, और इस गैम्यूल में बहुत सारा ये आर्कियोसाइट सेल्स भरा है। ये क्या भरा है? आर्कियोसाइट सेल्स भरा है। ये छोटा सा पोर यहाँ पर होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पॉन्जिला का गैम्यूल है, स्पॉन्जिला गैम्यूल, राइट, ये स्पॉन्जिला गैम्यूल्स है। और यहां पर जो सेल्स पाई जा रही, ये जो है ये स्पेशली क्या है? गैम्यूल है।
स्पॉन्जिला है और इस स्पॉन्जिला के अंदर ये गैम्यूल पाया जा रहा है और ये गैम्यूल सेल्स पाई जा रही है जिसको आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। आर्कियोसाइट्स सेल्स, ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। मतलब कहने का क्या होता है, मैंने बताया कि जितनी भी सेल्स पाई जा रही स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर, उन सभी सेल्स का ये एक प्रकार की सेल्स फॉर्मेशन कर देगी। अगर मान लीजिए अमीबोसाइट सेल्स यहाँ पर खत्म हो रही हैं या नहीं बन रही हैं, तो टोटीपोटेंट सेल्स यहाँ पर पाई जा रही हैं जिनको आर्कियोसाइट सेल्स कह रहे हैं। ये उस अमीबोसाइट सेल्स में, चाहे वो कोई सी भी सेल्स हो, अमीबोसाइट सेल्स में कोई भी सेल्स हो, राइट, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चाहे वो आर्कियोसाइट सेल हो, चाहे वो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हो, चाहे वो थीरोसाइट सेल्स हो, चाहे वो क्रोमोसाइट सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो, उसको ये क्या कर सकती है, बना सकती है, बना देती है। ठीक है, इसीलिए इसको टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। राइट, इतना समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन सदस्यों में, ये इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में डेवलपमेंट यानी कि विकास, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। अब आप कहेंगे सर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट करवा रहे हैं, तो भाई क्या करें, इसके अंदर ये अडेप्टेशन है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात इनमें इनमें लार्वल स्टेज, और इसके लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। फाइलम पोरीफेरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसके जनरल कैरेक्टर तो बहुत ही पूछे जाते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। राइट, इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है जिनमें दो प्रकार के, जिनमें दो प्रकार के लार्वा का निर्माण, दैट मीन्स फॉर्मेशन होता है, जिनमें दो प्रकार के लार्वा का निर्माण होता है जिसे हम लोग एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। और जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है ये स्काइफा में बनता है या साइफा में बनता है, इसको हम लोग साइफा पढ़ते हैं, इसको स्काइफा भी आप बोल सकते हो। साइफा एक स्पॉन्जेस है, इसमें ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। और नंबर दो यहां पर जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरेनकाइमुला। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनना है स्काइफा में और पैरेनकाइमुला लार्वा यहां पर बनेगा ल्यूकोसोलिनिया स्पॉन्जेस में, ल्यूकोसोलिनिया में। तो ल्यूकोसोलिनिया में क्या बनना है, पैरेनकाइमुला लार्वा, राइट, और साइफा में क्या बनना है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो दो लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि फाइलम पोरीफेरा में मेनली दो टाइप के या मेनली कितने टाइप के या कितने प्रकार के लार्वा बनते हैं, तो आप कहेंगे सर मुख्यतः दो प्रकार के लार्वा बनते हैं, एक होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, दूसरा होता है पैरेनकाइमुला लार्वा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्काइफा में कौन सा लार्वा बनता है, तो आप कहेंगे सर एम्फीब्लास्टुला लार्वा, और ल्यूकोसोलिनिया में तो पैरेनकाइमुला लार्वा। राइट, इतना समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इन सदस्यों में, इन सदस्यों में जल्दी लिखें, डाइजेशन, इन सदस्यों में डाइजेशन इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर रूप में या फॉर्म में होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहां पर डाइजेशन सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, इंट्रासेलुलर फॉर्म में होता है। अर्थात अर्थात कॉलर सेल्स में, कॉलर सेल्स में प्रेजेंट प्रेजेंट फूड वैक्यूल्स में, प्रेजेंट फूड वैक्यूल्स में, कॉलर सेल्स में प्रेजेंट फूड वैक्यूल्स में, फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीट होता है, फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन व एक्सक्रीशन बॉडी की जनरल सरफेस से,
बॉडी की जनरल सरफेस से होता है। दैट मीन्स इनके अंदर कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कराए, ठीक है, बॉडी के जनरल सरफेस से ही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो फाइलम पोरीफेरा में जितने भी सदस्य पाए जा रहे हैं इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अमोनिया। और एक लास्ट में खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इन सभी सदस्यों में, इन ऑल मेंबर्स में रीजनरेशन पावर अधिक रूप से पाई जाती है। रीजनरेशन पावर अधिक रूप से क्या होती है बेटा, पाई जाती है। इस बात को याद रखना। चलो, तो ये हमारे जनरल कैरेक्टर बेटा यहां पर कंप्लीट हो गए हैं, सारे जो फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड थे, राइट। इन जनरल कैरेक्टर्स को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और अच्छे से समझने के बाद में इनसे मुझे पक्का पता है कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर यहां पर बनने वाले हैं वो नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद में जो इसका क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया है और आप बोर ना हो इसके लिए क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जनरल कैरेक्टर को बेटा एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिए, फाइलम पोरीफेरा के बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर आप 18 से 19 या 20 तक भी जनरल कैरेक्टर याद रखते हैं, जो कि याद हो जाएंगे इजीली तरीके से, सारे याद हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा के जो जनरल कैरेक्टर है वो किसी भी अन्य फाइलम से रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो यही है, अच्छी बात यह है कि जितने भी जनरल कैरेक्टर जिस फाइलम के हैं वो किसी भी फाइलम से रिलेट नहीं करते हैं, उनका अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, लेकिन इसका कुछ अलग ही बात है, ठीक है। इसको इसके अंदर इसका बॉडी लेवल या इसका बॉडी ग्रेड लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप का है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इनमें पोर्स पाए जा रहे हैं, बॉडी के सारी मतलब पूरी सतह पर पोर पाए जा रहे हैं, तो ऐसा कैरेक्टर कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है इस फाइलम के अलावा, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।